हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे एसपी के सेकंड पार्ट यानी पीछे का जो भाग है उसमें चौथा चैप्टर सदस्य पद यानी कि कंपनी में सदस्य पद किस प्रकार से प्राप्त होता है, इसके बारे में कि सदस्य पद होता क्या है और सदस्य पद किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसके आगे का कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे सदस्य पद कौन प्राप्त कर सकता है, यानी ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें सदस्य पद दिया जा सकता है या ऐसा कौन से सदस्य है जो सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम लोग यहाँ ट्रस्ट तक पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार यहाँ से रिपीट कर देती हूँ ताकि वो सब कंटिन्यू रहेगा और आप लोगों के समझ में भी आ जाएगा। सदस्य पद कौन प्राप्त कर सकता है? कंपनी कानून के अस्तित्व में आई कृत्रिम व्यक्ति है। ये मैं थोड़ा स्पीड से यहाँ तक कर देती हूँ ताकि उसके बाद फिर हम लोग आराम से समझेंगे। जो कानून के द्वारा जीवित व्यक्ति जैसे अधिकार पाती है, यानी कंपनी में व्यक्तियों के द्वारा ही कंपनियां चलाई जाती है, ये तो हम सबको ही मालूम है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति कंपनी में रहता है उस व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हो जाता है कंपनी के, क्योंकि वो वहाँ के अंश खरीद लेता है, वहाँ का सदस्य बन जाता है, तो उसको अधिकार काफ़ी सारे मिल जाते हैं। साथ में उसका कुछ, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको अधिकार ही मिलते हैं, लेकिन कंपनी के पीछे उसका कुछ कर्तव्य और दायित्व भी होता है। सदस्य पद जैसे ही प्राप्त हो जाता है तो कंपनी के प्रति कर्तव्य और दायित्व उसे निभाना पड़ता है, क्योंकि जब आवेदन पद फॉर्म भरा जाता है उसमें ये संपूर्ण नीति नियम जो होते हैं वो सारी उसमें लिखी हुई होती है। और सदस्य पद जैसे ही प्राप्त कर लिया जाता है व्यक्ति को उनके जो भी उनकी कंपनी के नियम पत्र हैं उन्हें भी मानना ज़रूरी हो जाता है, यानी उनका पालन करना उस व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे पहले जीवित व्यक्ति, यानी ऐसे व्यक्ति सदस्य बन सकते हैं जो व्यस्त हो, पागल नहीं हो, सभी रूप से काम करने लायक हो। ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति उसमें सदस्य नहीं बन सकते जो है व्यस्त हो या फिर पागल हो, दिवालिया हो। ऐसे व्यक्ति को कंपनियां नहीं रखेगी, तो इसके लिए योग्य व्यक्ति का होना आवश्यक है। लेकिन इसमें एक कारण ये भी कि कई बार क्या होता है, कंपनियों में अवयस्क व्यक्ति को भी कंपनी के काम के लिए रखना होता है। उसका क्या कारण हो सकता है? मान लीजिए एक एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो वहाँ का सदस्य है, अंशधारी है, लेकिन किसी कारण अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र या पुत्री जो भी अवयस्क है, तो कंपनी के द्वारा उन्हें सदस्यता पद देनी पड़ती है। फिर था पेढ़ी के साझेदार यानी पार्टनरशिप सॉरी यानी कंपनी के पार्टनरशिप। अब इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति जैसे कानून की दृष्टि यानी लिखा पढ़ी जब करते हैं तो वो पार्टनरशिप तो हो गया, यानी पैसा आधा आधा तो लगाया, लेकिन वो व्यक्ति सदस्य न होने का, वह व्यक्ति वहाँ पर नहीं रहता है, बस पैसे लगा के फ्री हो, तो वो वह का सदस्य नहीं बन सकता। लेकिन पेढ़ी में क्या होता है, संयुक्त रूप से जब वो कोई भी काम करेंगे, लेकिन वो संयुक्त रूप से साझेदार के रूप में सदस्य पद पा सकता है, चाहे वो काम करे नहीं करे, लेकिन फिर भी उसने पैसे आधे लगाए हैं तो वो उसके अनुसार वो सदस्य पद प्राप्त कर सकता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था हिंदू अविभक्त परिवार। अब क्या होता है कि जैसे हिंदुओं में क्या होता है, परिवार कुटुंब जो बोलते हैं, परिवार बड़े बड़े होते हैं। अब उसमें क्या होता है, मात्र जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, जो कर्ता होता है, तो वो व्यक्ति जो कर्ता होता है वह अपने या तो खुद का नाम लगा सकता है या सब परिवार का नाम, मतलब वो कुछ भी नाम से अंश खरीद सकता है और उसके अनुसार सदस्यता पद सभी को प्राप्त हो सकता है। फिर था ट्रस्ट। नई कंपनी कानून के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति अंश खरीदता है तो वो कंपनी का
अंशदार बन जाता है और उसको ही सदस्यता पद भी प्राप्त हो सकता है। यह हमने कल पढ़ लिए थे, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड से बस समझाया है। अब हम आज पढ़ेंगे विदेशी व्यक्ति। अन्य देश का कोई भी व्यक्ति, यानी दूसरे देशों का कोई भी व्यक्ति भारतीय कंपनी के अंश धारण करके सदस्य बन सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि हम भारत के रहने वाले तो सिर्फ अंश हम ही अपनी कंपनियों के खरीदे, नहीं, दूसरे जो विदेशी लोग हैं वो भी अपने यहाँ भारत की किसी भी कंपनी के अंश अगर खरीदते हैं तो वो वहाँ के सदस्य बन जाते हैं। हम भी जाकर किसी भी देश में ऐसा कर सकते हैं, परंतु जब भारत में युद्धकालीन परिस्थिति या आपातकालीन घोषणा हो तब वह व्यक्ति दुश्मन देश का व्यक्ति हो तो उसका सदस्य पद तथा कंपनी की ओर से मिलने वाले अधिकार स्थगित हो जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, वैसे तो बन सकते हैं सदस्य पद, लेकिन जिस देश का व्यक्ति, मान लीजिए हमारी कंपनी में अंश खरीद रखा है तो युद्ध हो रहा है उन्हीं दोनों देशों के बीच, यानी हमारे भारत और जिस देश का वो व्यक्ति है जिसने अंश खरीदे उस देश से, तो ऐसे समय में क्या किया जाएगा, उस व्यक्ति के जो भी अधिकार थे वो सब खत्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि अब वो हमारा अपना देश थोड़ी रहा, वो दुश्मन देश है। हम दुश्मन देश के साथ काम क्यों करें, क्यों अपने हिस्से को दे, इसीलिए उस समय उस व्यक्ति के अधिकारों को बंद कर दिया जाता है। फिर है संयुक्त अंश धारक, संयुक्त यानी मिलकर के जो जॉइंट में शेयर खरीदते हैं। जब दो या उससे अधिक व्यक्ति संयुक्त कम होंगे, एक अकेला संयुक्त थोड़ी होगा, एक से अधिक जो भी है, या तो दो हो या दो से भी अधिक व्यक्ति संयुक्त नाम से कंपनी के अंश खरीदें, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के कंपनी के अंश खरीदे, तब कंपनी के सदस्य पद में संयुक्त, अब दो जने मिलकर के कोई एक चीज खरीद रहे हैं तो नाम तो दोनों का ही आएगा। उसी प्रकार से कंपनी में भी अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के अंश खरीदते हैं तो उनका नाम संयुक्त रूप से आता है। जिसके नाम सदस्य पत्रक में दर्शाए हो उनकी व्यक्तिगत और संयुक्त जिम्मेदारी भी उत्पन्न हो जाती है। अब जिन जिन के जो भी संयुक्त हो गए, जिन्होंने भी अंश खरीदे हैं पार्टनर में साथ में, अब उनके नाम किस में आएंगे, सदस्य पत्रक में यानी रजिस्टर में। अब उनके नाम जब उसमें लिख दिए गए तो उनकी जिम्मेदारी भी शुरू हो जाती है। प्रबंध की सरलता के लिए जिनका नाम प्रथम हो उसके नाम से कंपनी पत्र व्यवहार करती है। कई बार क्या होता है कि दोनों के नाम से भी कंपनी पत्र व्यवहार कर सकती है, और अगर वो दोनों एक ही हैं, एक ही घर से हैं या कुछ भी है, तो किसी एक व्यक्ति के नाम से भी कंपनी पत्र का व्यवहार कर सकती है, यानी पत्रों के द्वारा जो भी कागजी कामकाज होते हैं तो एक के द्वारा भी कर सकती है। नोटिस, डिविडेंड, वारंट, परिपत्र, दस्तावेज, अंश प्रमाण पत्र उसी के नाम से तथा पते पर भेजे जाते हैं। ये जो भी नोटिस वगैरह है, परिपत्र है, नोटिस, ये सब जो पहला व्यक्ति नाम उसका आएगा उसी के एड्रेस पे और उसी के नाम से ये सब चीजें भेजे जाते हैं। ये था संयुक्त अंशधारक। अब है कंपनी, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, कंपनी कानून द्वारा अस्तित्व में आई। कंपनी किसके द्वारा अस्तित्व में आती है, पहला कानून, क्योंकि कानून के नीति नियम अगर उसने फॉलो किए हैं तो कंपनी कानून के द्वारा अस्तित्व में आई है सबसे पहले। वो बिना उनके लिखा पढ़ी के आप कंपनियों को नहीं बना सकते, नहीं खड़ी कर सकते हो। अलग और स्वतंत्र कृत्रिम व्यक्ति होने से सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, एक तो कंपनी कानून के द्वारा अस्तित्व में आई, अलग और स्वतंत्र कृत्रिम व्यक्ति से सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो भी व्यक्ति उसमें अपना सदस्य पद प्राप्त करना चाहे वो भी स्वतंत्र रूप से कर सकता है। कंपनी अपने नियमन पत्र के अनुसार दूसरी कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकता है, यानी ऐसा नहीं है
कि कंपनी अपने नियमन पत्र के अनुसार वो दूसरी कंपनी का भी अंशधारक बन सकता है, उसकी भी सदस्यता प्राप्त कर सकता है। उसकी मर्जी 10 में जाए, 1 में जाए, 2 में जाए। लेकिन कई कंपनियों में ऐसे होता है कि दूसरी कंपनियां में परमिशन नहीं है कि नहीं, क्यों, उसके कई कारण भी हो जाते हैं। जैसे एक कंपनी की कई गुप्त बातें दूसरी को पता चल जाए, जो भी काम वगैरह होता है, इसलिए भी कई कंपनियां इसमें हस्तक्षेप करती है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधानों का पालन करना ज़रूरी है। लेकिन अगर दूसरी कंपनी का सदस्य प्राप्त करना चाहती है और कर सकती है, लेकिन तो उसमें कई प्रावधान ऐसे हैं जिनका पालन, यानी कई नियम ऐसे हैं जिनका पालन करना भी ज़रूरी होता है। पहला क्या है इसमें, कंपनी अपने नियमन पत्र के अनुसंधान में ही अन्य कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं। अगर नियम के अनुसार अगर अनुसंधान में ऐसा है, तब ही वो दूसरी कंपनी का सदस्य प्राप्त कर सकती है, और अगर अनुदान में नहीं है तो वो ऐसा नहीं कर सकती। दूसरा है इसका, ये पहला पॉइंट पढ़ा हमने, अब दूसरा पॉइंट है, गौण कंपनी अपनी शासक कंपनी का सदस्य पद प्राप्त नहीं कर सकती है। यानी कौन सी कंपनी, गौण कंपनी, यह सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकती है, परंतु निम्नलिखित अपवाद रूप संयोग में। लेकिन कई बार कई कारण ऐसे होते हैं, कई समस्या ऐसी होती है जिसके कारण जब संयोग ऐसे बन जाए तो वह कंपनी शासक कंपनी का सदस्य पद भी प्राप्त कर सकती है। अब ऐसे कौन से संयोग होते हैं अपवाद रूप जिनके कारण वो सदस्यता प्राप्त कर सकती है? उसमें है पहला, शासक कंपनी के किसी सदस्य की मृत्यु हो, यानी जो भी कंपनी का जो शासक है, जो व्यक्ति, अगर उसकी मृत्यु हो जाती हो, गौण कंपनी कानून प्रतिनिधि के रूप में अंश धारण करे तब। अभी मान लीजिए किसी व्यक्ति है, कंपनी का कोई सदस्य, और उसकी मृत्यु हो जाती है जो अंशधारक है, तो फिर कंपनी क्या करेगी, कंपनी कानून प्रतिनिधि में अंश धारण में वो कर देगी। फिर दूसरा है, गौण कंपनी ने किसी भी सदस्य के ट्रस्टी के रूप में, अब गौण कंपनी है और उसमें जो सदस्यता पद प्राप्त कर रहा है कोई भी व्यक्ति, लेकिन वो ट्रस्टी का पद धारण किया हो, ऐसे ट्रस्ट में कोई भी हित संबंध न हो। यानी जब ट्रस्टी का हुआ, अब ट्रस्टी जब उसके सदस्य बनना चाहता है, लेकिन उसमें उसका पर्सनल कोई फायदा नहीं होना चाहिए। और तीसरा है, इस कानून के अमल से पहले कोई भी गौण कंपनी शासक कंपनी का सदस्य पद मिलने के बाद उन कंपनियों के बीच संबंध स्थापित हुआ हो तब। तीसरा क्या था, कानून जब नीति कानून ने, यानी कंपनी कानून के नियमों का पालन करती है, और कानून के अमल से पहले, यानी जब कंपनी ने कानून को लागू के नियम को माना, उससे पहले कोई भी गौण कंपनी शासक का सदस्य पद मिलने के बाद, यानी कानून से पहले और सदस्य पद मिलने के बाद उन कंपनियों के बीच आपस में अगर संबंध स्थापित हुआ, तब भी वो क्या कर सकती है, शासक कंपनी का सदस्यता प्राप्त कर सकती है। एक अपवाद रूप थे, जिनके अपवाद के ये 3 पॉइंट थे। यानी अगर अपवाद कब होता है, किस प्रकार से फिर कंपनी में सदस्य पद प्राप्त किया जा सकता है। अब है अन्य संस्थाएं। सहकारी कानून के अनुसार रजिस्टर्ड सहकारी मंडली समिति या अन्य कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्थाएं अपने संविधान के प्रावधान के अनुसार कंपनी के अंश खरीदकर सदस्य बन सकती है। यानी रजिस्टर्ड सहकारी मंडली में क्या है, अन्य कानून के अंतर्गत जो संविधान के प्रावधान है उसके अनुसार कंपनी में अगर कोई भी व्यक्ति अगर अंश खरीदता है, तो वह व्यक्ति अंश खरीदता है तो अंशधारक जो भी व्यक्ति है वह उस कंपनी का सदस्य भी बन सकता है। ये अन्य पॉइंट भी थे। अब है सदस्यता
सदस्य पद प्राप्त करने की पद्धति। पहले तो क्या था, सदस्य पद कौन प्राप्त कर सकता है, यानी ऐसा कौन है जिससे सदस्यता मिल सकती है, और अब ऐसा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सदस्य पद प्राप्त करने की पद्धति, यानी किस प्रकार से सदस्य पद प्राप्त किया जा सकता है। कंपनी के अंश धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम सदस्य पत्रक में लिखा हो, यानी कंपनी ने जो जिस भी व्यक्ति ने अंश धारण किए हो, अंशों को खरीदा हो, प्रत्येक व्यक्ति उसका नाम सदस्य पत्रक में लिखा हो, और फिर अंश खरीदे तो हमारा नाम आ ही जाएगा रजिस्टर में। जो भी स्कूल के जो भी कंपनी का रजिस्टर है उसमें नाम लिखा हुआ होगा रजिस्टर में, और रजिस्टर सदस्य पत्रक में, तो वह सदस्य माना जाता है। उसमें नाम लिखा गया है, इसका मतलब है वहाँ का सदस्य है। कंपनी का सदस्य पाने के लिए अलग अलग रीतियाँ होती है। अब कंपनी के जो सदस्य है, सदस्यता प्राप्त करने के लिए भी काफ़ी सारी अलग अलग रीति यानी अलग अलग पद्धतियाँ होती है। उसमें सबसे पहले है आवेदन में सही द्वारा, यानी जो आवेदन पत्र था भरा था उसमें साइन होना सबसे पहला काम है। कंपनी के आवेदन की स्थापना की कलम में सही करने वाला, यानी जब कंपनी की स्थापना, आवेदन पत्र की स्थापना हुई, जब आपको आमंत्रण पत्र देकर के आवेदन करने के लिए बुलाया, जब आपने आवेदन पत्र की में स्थापना की यानी उनको सबमिट करवा दिया, तब कलम में सही करने वाला व्यक्ति, यानी जो भी व्यक्ति जिसने अंश धारण किए हो, अंशों को खरीदा हो, उसने क्या किया है, साइन किए हैं। वह व्यक्ति पंजीयन का प्रमाण पत्र मिलने से अपने आप ही सदस्य बन जाता है। अब उसको जैसे पंजीकृत मिल गया कि हाँ आपके यहाँ पे एंट्री हो गई है, आपका नाम यहाँ आ गया है, पंजीकृत कर दिया गया है, तो वह व्यक्ति वहाँ का सदस्य बन जाता है। कंपनी में सदस्य बनने के लिए सदस्य की लिखित सहमति और सदस्य पत्रक में नाम होना सबसे पहली शर्त है। एक तो कि उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए और लिखित में सहमति दिया हुआ कागज होना चाहिए, पत्र होना चाहिए, तभी उसको कंपनी का सदस्य पद प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। फिर भी स्थापना की कलम में सही करने वाले पर यह दूसरा शर्त लागू नहीं होता है। ये था हमारा आवेदन पत्र में साइन करना, यानी साइन करने से एक प्रूफ बन जाता है कि ये यहाँ इस कंपनी का सदस्य है। उसके बाद है अंश आवंटन के द्वारा। कंपनी विज्ञापन पत्र के द्वारा आम जनता को अंश निर्गमन करने के लिए, यानी कंपनी क्या करती है, विज्ञापन क्यों देती है कि आम जनता को जो उनके खुद के जो अंश हैं उनको निर्गमन करना, उनको देना है। इसके लिए सार्वजनिक जनता को आमंत्रण करती है, यानी उन्हें अपने फॉर्म निकालने हैं और जनता को वो आमंत्रण इसीलिए करती है कि कंपनी के अंशों को खरीदे, जिसके संदर्भ में व्यक्ति अंश खरीदने के लिए आवेदन करते हैं। अब फिर उनमें से जो आम जनता है, जो सार्वजनिक जनता है, वो क्या करती है, कंपनी के अंश खरीदने के लिए आवेदन करती है कि हमें इतना चाहिए, जो भी है। जिनका आवेदन स्वीकार हो, यानी ऐसे व्यक्ति जिनका आवेदन मान लिया जाता है, तब उस आवेदक का नाम सदस्य पत्रक में लिखा जाता है। यानी ऐसा एज एग्जाम्पल, जैसे हम कई स्कूलों में जाते हैं एडमिशन के लिए, तो उन्होंने क्या कि वैकेंसी उन्होंने एडमिशन ओपन का निकाला, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को ले जाके फॉर्म भरते हैं, आवेदन करते हैं। अब आवेदन के द्वारा अगर आपका नाम लिस्ट में आ जाता है तो आप उस स्कूल के स्टूडेंट बन जाते हो, अन्यथा नहीं। सेम वो इसमें होती है कंपनी में कि अगर जनता को आमंत्रण, जब कंपनी जब जनता को अपने अंश निर्गमन करने के लिए आमंत्रित करती है, तो काफ़ी सारे आवेदक अपना आवेदन भरते हैं, यानी फॉर्म भरते हैं, और उसमें से जिसका नाम सदस्य पत्रक में लिखा जाता है वही वहाँ का सदस्य माना जाता है। परिणाम स्वरूप कंपनी का सदस्य बनता है और सदस्य पद प्राप्त करता है, यानी जिसका नाम लिखा गया है उस व्यक्ति को ही कंपनी का सदस्य पद प्राप्त होता है। अब है अंश परिवर्तन के द्वारा। जब कोई अंशधारी अपने अंश
अन्य व्यक्ति को बेच दे तब अंश परिवर्तन की विधि का अनुसरण कर अंश खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने अंश खरीदे, अब वो किसी दूसरे व्यक्ति को अंश बेच रहा है, तो जो परिवर्तन करने की जो विधि है उसको पूरा करने के बाद जो व्यक्ति कंपनी का अंश खरीदेगा वही उसका सदस्य पद प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अंश परिवर्तन कंपनी कानून की व्यवस्था और कंपनी के नियमन पत्र के अधीन किया जाता है। ये नहीं मनमर्जी नहीं, ये सब है ना लिखा पढ़ी के अनुसार होता है, क्योंकि आवेदन के अनुसार किया जाएगा, फिर उसका नाम भी तो उसमें आएगा कंपनी के रजिस्टर में। तो पहले व्यक्ति ने जिसने अंश दे दिए तो उसका नाम स्थगित हो जाएगा, और जिसने अंश खरीदे उसका नाम फिर कंपनी के सदस्य पत्रक में जोड़ दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा। कानूनी हस्तांतरण के द्वारा जब किसी अंशधारी की मृत्यु हो या दिवालिया अथवा स्थिर मस्तिष्क का घोषित हो, यानी ऐसा कोई व्यक्ति अंशधारी जिसने कंपनी के अंश खरीदे हो वह मर जाता है, दिवालिया हो जाता है, या फिर अगर मान लीजिए पागल हो जाता है, जब मेंटली अपसेट हो जाता है, तब कंपनी क्या करती है, तब कानूनी प्रक्रिया के द्वारा अनिवार्य हस्तांतरण आवश्यक होता है। यानी वो उसको नहीं संभाल सकता है, ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने अंशों को किसी और को हस्तांतरण कर दे। ऐसे संयोग में उसके वारिसदार या कानूनी प्रतिनिधि ही सदस्य बनते, जो कानून में जो उनके अनुसार जो वारिसदार है बस उन्हें ही फिर अंशों का मालिक माना जाता है, यानी वो ही सदस्य बनते हैं। परिणाम स्वरूप उनका नाम सदस्य पत्रक में लिखने से सदस्यता प्राप्त हो जाती है। अब उनकी जगह जो उनका वारिसदार था उसका नाम लिख दिया जाएगा तो सदस्य पद भी वो ही हो जाएगा और कंपनी का सदस्य भी मान लिया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया के द्वारा हुए परिवर्तन के लिए कंपनी समक्ष अपने अधिकार पत्र प्रस्तुत करने पड़ते हैं। अब है रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में प्राप्त अंश के द्वारा कंपनी अस्तित्व में आए और धंधा प्रारंभ करे, तब तक अनेक निष्णात यानी महान विशेषज्ञ व्यक्तियों की सेवा लेना भी जरूरी है। क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि कंपनी ऐसे चलते ही शुरू नहीं होती, काफ़ी सारा माइंड लगाना पड़ता है। तो जो व्यक्ति ऐसी चीज़ में आगे रहते हैं उन सबसे सहयोग लिया जाता है। ऐसी सेवा देने वाले व्यक्तियों की सेवा या कार्य के पारिश्रमिक बदले पूर्ण भरपाई हुए अंश कंपनी प्रतिफल में देती है। अब फ्री में तो कौन किसको राय देगा, इसके बदले में कंपनी क्या करती है, उनको प्रतिफल के रूप में यानी उनको कुछ लाभ देती है, यानी पैसा देती है, जिसे हम फीस कहते हैं मान लीजिए। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति का नाम सदस्य पत्रक में लिखा जाता है और सदस्य पद भी मिलता है, क्योंकि कंपनी जब चलानी है तो बार बार उसकी परामर्श राय ली जाती है। अब है सदस्य के रूप में आभासी देखाव करके, जब कोई सदस्य अपने अंश किसी को बेचे तो उसके सदस्य पद का अंत हो जाता है। पहला व्यक्ति जब अपने अंशों को दूसरों को दे देता है तो पहले व्यक्ति का क्या हो जाता है, सदस्य पद खत्म हो जाता है, यानी उसका फिर लेना देना नहीं होता है। जो सामने दूसरे व्यक्ति ने जिसने अंश खरीदे हैं फिर उसको सदस्यता पद प्राप्त होती है। उसके पास सदस्य पद न होने पर भी वह कंपनी के सदस्य पत्रक में नाम चालू रहने दे, स्वयं सदस्य से दिखावा करे, आभासी व्यवहार द्वारा सदस्य पत्रक के रूप में अधिकार का उपयोग करे और परिणाम स्वरूप सदस्य के रूप की जिम्मेदारी उत्पन्न हो, तब वर्तमान में वह सदस्य नहीं है, ऐसी दलील करे, यह मान्य नहीं गिना जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि उसने किसी को शेयर दे भी दिए और उसका नाम भी नहीं आ रहा है तो उसको ऐसा करने से सदस्यता पद की प्राप्ति नहीं मानी जाती, कारण कि कानून की दृष्टि से उसको सदस्य के रूप के हक नहीं मिलता परंतु सदस्य के रूप में जिम्मेदार होता है। यानी जब भी ऐसा हो कि वो अपने अंशों को किसी और को दे दे लेकिन फिर भी अपना हक भी रखे तो यह माननीय बात नहीं मानी जाती। त्यागपत्र का उपयोग करके वर्तमान अंशधारी को अधिकार के अंश खरीदने के लिए प्राप्त अधिकार को संपूर्ण या आंशिक रूप से अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग करे तब त्यागपत्र का उपयोग
करता है, मानिए अपने अंशों को त्याग करके किसी और को देना। त्याग पत्र के आधार पर जब किसी व्यक्ति का नाम दर्शाया हो वह अंशधारी बनता है, यानी खुद ने वे अंशों को त्याग करके किसी और को दिया है तो दूसरे व्यक्ति का नाम अब वहाँ के सदस्य पत्रक में आ जाएगा और कंपनी को सदस्य पत्रक में नाम लिखने के लिए विनती करता है कि मैं अपने अंशों को त्याग करके सामने वाले को दे रहा हूँ, तो कृपया मेरा नाम हटा करके इनका नाम सदस्य पत्रक में लिख लीजिए, विनती करते हैं। कंपनी उनको मान्य करके सदस्य पत्रक में नाम लिखे तब उसके सदस्यता प्राप्त हो जाती है। अब है रूपांतर पात्र ऋण पत्र धारक। जिस ऋण पत्र धारक के पास रूपांतर पात्र ऋण पत्र हो, निश्चित मुद्दत के अंत में ऋण पत्रों का इक्विटी अंश में रूपांतरण हो, तब वह ऋण पत्र धारक इक्विटी अंश धारक करने से सदस्य बनता है और सदस्य पत्रक में उसका नाम भी लिख दिया जाता है। स्वेट इक्विटी अंशों के द्वारा, ये दोनों मैंने काफ़ी पढ़ा दिए पहले, आप लोग कंफ्यूज ना हो। 11th क्लास में पार्ट 2 में पीछे अंशों वाला उसमें है इक्विटी अंश और ये इक्विटी अंश और स्वेट इक्विटी अंश। कंपनी अपने संचालकों, कर्मचारियों और विशेष ज्ञान वाले कर्मचारियों को बट्टे से अथवा रोकड़ के अलावा के प्रतिफल से जो अंश देती है। कंपनी अपने संचालक को, यानी कंपनी के अंतर्गत जो संचालक काम करने वाले व्यक्ति है उनको, कर्मचारी और विशेष ज्ञान वाले कर्मचारियों को बट्टे से यानी कमीशन बेस पे अथवा रोकड़ के अलावा जो प्रतिफल में अंश देती है, यानी जो कंपनी को जब फायदा होता है तो उसके प्रतिफल के जो अंश देती है उसे क्या कहते हैं, स्वेट इक्विटी, यानी एकदम से अलग जो अंशों का उन्हें लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार के अंशधारी का नाम सदस्य पत्रक में लिखने से सदस्यता प्राप्त होता है। अब है सदस्य पद का अंत। पहले हमने पढ़ा सदस्य पद कौन प्राप्त कर सकता है, फिर किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, और अब हम पढ़ेंगे सदस्य पद का अंत किस प्रकार से होता है। जब कंपनी के सदस्य पत्रक में से सदस्य का नाम रद्द होता है, हट जाता है, तब उस व्यक्ति के सदस्य पद का भी अंत हो जाता है। यानी जब सदस्य कंपनी में से रजिस्टर में से नाम ही काट दिया तो वह वहाँ का सदस्य भी नहीं है। इस संबंध में विविध संयोग निम्नलिखित है, यानी ऐसे कौन से संयोग है जब व्यक्ति का सदस्य पद का अंत हो जाता है। सबसे पहले अंश परिवर्तनों के द्वारा। कंपनी का सदस्य अपने अंश अन्य किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को बेचे तब अंश के परिवर्तन प्रक्रिया के आधार पर अंश विक्रेता का नाम सदस्य पत्रक में से रद्द होता है। परिणाम स्वरूप विक्रेता के सदस्य का अंत होता है। यानी किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कंपनी के अंश खरीदे हुए थे और वो अपने अंशों को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं, तो जो जिसने पहले खरीद रखे थे उसका उस कंपनी से कैसे सदस्य पद का अंत हो जाता है, फिर उसका नाम हटा दिया जाता है। दूसरा है कानूनी हस्तांतरण के द्वारा। जब किसी सदस्य की मृत्यु हो, दिवालिया या स्थिर मस्तिष्क का घोषित हो, जब कोई व्यक्ति या तो मर जाता है या पागल हो जाता है या फिर उसको दिवालिया घोषित करते हैं, तब कानून की प्रक्रिया के द्वारा अंशों की मालिकी उसके कानूनी प्रतिनिधि को मानती है। अब ऐसे समय में फिर क्या होता है, कंपनी किसको एक कानून के अनुसार कंपनी किसको देगी, जो उसके वारिसदार होते हैं उन्हें फिर वो दे देती है। परिणाम स्वरूप मूल सदस्य के पद का अंश हो जाता है, क्योंकि वो तो मर गया या पागल हो गया, दिवालिया हो गया, जो भी है, लेकिन उसके जो वारिसदार हैं उन व्यक्तियों का नाम उस सदस्य पद में आ जाता है। अंश जब्ती के द्वारा। कंपनी ने अंशों को किस्त मंगवाई हो और नियत अवधि में अंशधारी किस्त हफ्ता की रकम जमा न करे, यानी सही समय पर जब किस्तें नहीं भरी जाती है तब कार्यवाही के बाद उसके अंश जब्त कर लिए जाते हैं। यानी काफ़ी सारी पहले नोटिस दिया जाता है, फिर कार्रवाई की जाती है, तब भी वो अगर नहीं भरता है तो उसके अंशों को फिर क्या किया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। फलस्वरूप उस अंशधारी का नाम सदस्य पत्रक में से रद्द होने पर सदस्य पद का अंत हो जाता है। जब उसके अंश ही जब्त कर लिए तो उसके बाद उसका नाम रजिस्टर पत्रक में से हटा दिया जाता है, यानी सदस्य पद भी खत्म हो जाता है। यद्यपि अंश जब्ती संबंधी प्रावधान कंपनी के नियमन पत्र में होना जरूरी है। कंपनी कानून के अंतर्गत रहकर ही अंशों को जब्त कर सकती है।
अब है अंशलियन के हक का उपयोग करें तब। कंपनी के नियमन पत्र में अंशलियन संबंधी प्रावधान हो तो कंपनी अपनी लेनी रकम वसूल करने के लिए अंशधारी को नोटिस देती है। पहले अपने अंश ऐसे ही नहीं ले लेती, पहले उसे नोटिस देती है। जब कंपनी अंशलियन के हक का उपयोग करके अपना लेना वसूल करने के लिए ये अंश बेच दे तब उसके मूल अंशधारी का सदस्य पद का अंत हो जाता है। फिर है शोधनीय अधिमान अंश की रकम वापस लौटाए तब। कंपनी ने शोधनीय अधिमान अंश प्रकाशित किए हो, शर्त के अनुसार अवधि पूरी होने पर कंपनी अंश वापस लेकर रकम चुकाती है। कई बार कंपनियां क्या कहती है, जितना समय उन्होंने लिखा हुआ है उतने समय के लिए ही अंश देती है। उसके बाद क्या करती है, अपने जो सामने वाले जो व्यक्तियों से जो रकम ली है वो रकम वापस दे करके अपने अंश वापस से उन व्यक्तियों से खरीद लेती है। यानी ये पहले से ही शर्त प्रकाशित की हुई होती है तब। तो जब वो रकम वापस जब रकम देकर के अपने अंशों को वापस से ले लेती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, जो अंशधारी थे जब अंश उनके पास से वापस कंपनी ले ली तो उनके सदस्य पद का भी अंत हो जाता है। अंश आवंटन रद्द कराए तब। कंपनी कानून में बताए नियमित अंश आवंटन के प्रावधानों को भंग हो तब असर होने वाले अंशधारकों का अंश आवंटन रद्द होता है, जिससे उनका सदस्य पद का भी अंत हो जाता है। यानी किसी का भी कोई भी असर करने वाले ऐसे कंपनी में जिसमें वो भंग करता है, कोई भी परेशानी होती है, तब भी कंपनी उनको अपने आवंटन को यानी कारण से रद्द हो जाता है तो भी उसका सदस्य पद में से नाम हट जाता है। कंपनी का समापन हो तो अब कंपनी अगर मान लीजिए बंद करनी है तब भी ऐसा होता है, कंपनी अपना धंधा बंद करे या समापन करे। कंपनी मान लीजिए किसी कारण में बंद हो जाती है या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं अथवा दिवालिया घोषित हो जाए, मान लो कंपनी को दिवाला लग गया है, तब कंपनी के अंत के साथ ही सदस्य। अब जब कंपनी ही नहीं रहेगी तो सदस्य पद कैसे रहेगा, तो सबके सदस्य पद का भी अंत हो जाता है। कंपनी के संयोजक विलय द्वारा जब दो कंपनियों में से किसी एक कंपनी का दूसरी कंपनी में संयोजन हो, यानी जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी में संयोजन करती है अथवा दो कंपनी विलय कर, यानी दो कंपनियां हैं किसी दोनों में से किसी एक में मिला लेती हैं, या फिर दो कंपनियों को हटा करके एक बनाई जाती है, एक नई कंपनी स्थापित करे, तब अस्तित्व खोने वाले कंपनी के सदस्यों पद का, यानी जब एक कंपनी हट गई एक ही चल रही है तो उस समय भी जो कंपनी में काम करने वाले जो व्यक्ति है जो सदस्य हैं उनके सदस्य पद का अंत हो जाता है। यद्यपि अस्तित्व खोजने वाली कंपनी के सदस्य सूची शर्तों के अधीन नई कंपनी के सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। अगर कंपनी चाहे तो उन्हें नई जो कंपनी विलय करके नई जो कंपनी बनाई है उसमें वो सदस्य मान सकते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ और आज का हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। तो इसके क्वेश्चन आंसर आप टिक कर लीजिए कौन कौन से करने हैं। एमसीक्यू तो करने ही है क्योंकि इस बार आपके वापस से एमसीक्यू आने वाले हैं। तो फर्स्ट वाला, थर्ड वाला एंड फिफ्थ वाला, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, पहला तीसरा पांचवा, ये तीनों आपको क्वेश्चन कंप्लीट करके आने हैं। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कॉल करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।